उदयपुर नामक एक गांव में बिरजू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी निर्मला के साथ रहता था। बिरजू बहुत ही गरीब था। वो सब्जियां बेचकर मिले पैसों से किसी तरह घर चलाया करता था। बिरजू को एक बीमारी बहुत लंबे समय से परेशान कर रही थी, जिसके कारण उसका बायां हाथ कांपता था और वो अपना कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाता था। एक दिन की बात है। सुनो निर्मला, मैं आज काम पर नहीं जा पाऊंगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अगर एक एक दिन छोड़कर काम पर जाओगे तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। हाँ जी, मुझे आज कुछ नहीं सुनना, तुम्हें तो आज काम पर जाना ही होगा। माँ रहने दो ना। चुप, बड़ा है अपने पिता का साथ देने वाला। पिताजी काम पर नहीं जाएंगे तो खाना नहीं मिलेगा, समझा? जग्गू अपनी माँ की बात सुनकर उदास हो जाता है। ठीक है, तो जाता हूँ मैं काम पर। जल्दी करिए, सुबह के 11 बज चुके हैं। उसके बाद बिरजू सब्जियां लेकर बेचने बाजार में चला जाता है। पता नहीं मेरे माता पिता ने क्या देखकर इनसे विवाह करवा दिया मेरा। देखो तो क्या हालत है हमारी आज। एक तो घर का काम करो, ऊपर से खेती बाड़ी का भी काम करो। वहीं दूसरी ओर आज भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ऊपर से हाथ में भी आज बहुत दर्द हो रहा है। हे प्रभु, कृपया आज मेरी सारी सब्जियां बिकवा देना। इसी चिंता के साथ साथ बिरजू अपनी साइकिल चलाकर आगे बढ़ता रहता है। थोड़ी देर बाद वो सब्जी मंडी पहुंचकर अपनी सब्जियां बेचने लगता है। गोभी ले लो, ताजी ताजी गोभी। मटर ले लो। वहीं उसके बगल में बैठा हुआ हरिया भी अपनी सब्जियां बेच रहा था। अरे मटर ले लो, मटर। गाजर ले लो, गाजर गाजर। अरे ताजी ताजी सब्जियां ले लो भैया। अरे भैया आओ आओ। अरे भैया आओ। तभी एक खरीदार हरिया के पास आता है और हरिया से ढेर सारी सब्जियां खरीद कर ले जाता है। हे भगवान, ये कैसा अन्याय है। हरिया अपनी सब्जियों में अत्यधिक मात्रा में दवाइयाँ मिलाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, जिसके कारण ही उसकी सब्जियां ताजी ताजी और हरी भरी लगती हैं, लेकिन लोग उसकी ही सब्जियां ले जाते हैं। मेरी स्वस्थ और ताजी सब्जियां कोई नहीं लेता। ऐसे ही रात हो जाती है। अरे क्या हुआ बिरजू, तेरी तो सब्जियां आज भी पूरी नहीं बिकी भैया। चल भैया, अब तो रात हो गई, अब मैं चुपचाप घर चला। तू भी घर चला जा, अब मैं तो चला घर। हाँ। बिरजू बेचारा कुछ नहीं कहता, क्योंकि हरिया का तो ये रोज का था। खैर, बिरजू मुंह लटका कर घर वापस चला जाता है। देखा ईमानदारी करने का नतीजा। अब भुगतो, घर में खाना वाना नहीं बनेगा आज। हाँ, लेकिन कम से कम जग्गू को तो कुछ बना के खिला दो। कहाँ से बनाऊं? ना घर में मसाला है, ना नमक है, ना मिर्च। कहाँ से बनाऊं? पिताजी आप फिक्र मत करिए, कल के कुछ फल रखे हैं, हम वही खा लेंगे। ठीक है बेटा, जा खा ले। बिरजू अपनी पत्नी की बातें सुनकर बहुत दुखी हो गया था, इसलिए वो चुपचाप गांव के तालाब के किनारे जाकर बैठ जाता है। माँ, आपके जाने के बाद मेरी दुनिया सोनी हो गई है। ऐसा कहकर बिरजू बहुत रोता है। तभी वहाँ एक औरत आती है जो किसी रानी की तरह लग रही थी। क्या हुआ? तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। जी कुछ नहीं। आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं? चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मेरा नाम मंजरी है और मैं एक जलपरी हूँ। क्या? जलपरी तो जो है सिर्फ कहानियों में ही होती है ना? तुम परेशान मत हो, मुझे पता है तुम मुझ पर यकीन नहीं कर रहे। रुको, अभी तुम्हें यकीन हो जाएगा। उसके बाद देखते ही देखते मंजरी एक जलपरी में परिवर्तित हो जाती है। बिरजू ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाता है।
हमारे साथ आओ, इस तालाब के अंदर चलो। ऐसा है कि मुझे तैरना नहीं आता। चिंता मत करो, मेरी शक्ति के कारण तुम पानी के अंदर भी सांस ले पाओगे। अच्छा। हाँ, अब चलो। मंजरी बिरजू को उस रहस्यमयी तालाब के अंदर ले जाती है। बिरजू अंदर का नजारा देखकर बिल्कुल चौंक जाता है। वो रहस्यमयी तालाब वहाँ पर रखे हुए सोने, चांदी, हीरे और मोती की चमक से प्रज्वलित हो रहा था। बिरजू की आंखें तो एकदम फटी की फटी रह गईं। है? क्या ये सब एक सपना है क्या? नहीं नहीं, ये सब सच है। तुम जितना चाहे उतना धन इस तालाब से ले जा सकते हो, पर 1 माह में सिर्फ एक ही बार। ऐसा मौका प्रत्येक 25 वर्ष में केवल एक ही पुरुष या महिला को मिलता है। लेकिन इस बार मैं ही क्यों? क्योंकि शायद नियति यही चाहती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस तालाब से ढेर सारी मछलियाँ ले जाऊं, ताकि मैं जो है मछलियों का व्यापार करके अपनी जीविका चला सकूं। ठीक है। इसी बीच बिरजू की नजर एक ताबूत पड़ जाती है, लेकिन वो कुछ पूछता नहीं। खैर, वो ढेर सारी मछलियां लेकर तालाब से बाहर आ जाता है। अरे सुबह हो गई और मेरा हाथ है? अरे मेरा हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गया है। अरे चलो जल्दी घर जाता हूँ और निर्मला को जो है खुशखबरी देता हूँ। हाँ। बिरजू भागता हुआ घर जाता है। अरे अरे निर्मला देखो मुझे क्या मिला है। लेकिन निर्मला घर पर नहीं होती। तभी बिरजू को निर्मला के द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी मिलती है। मुझे माफ करना बिरजू, मैं हीरा के साथ अपनी दूसरी दुनिया बसाना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। निर्मला तुमने ऐसा क्यों किया? बेचारा बिरजू बहुत दुखी होता है। खैर, समय बीतता जाता है और बिरजू मछली का व्यापार करता है। वहीं व्यापार में उसे बहुत लाभ होता है। दूसरी ओर बिरजू समय के साथ निर्मला को भुलाने की कोशिश करता रहता है। तभी एक दिन, अरे देख, जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी क्या गलती? तेरी पत्नी कितनी बुरी थी। वो तेरी गरीबी के समय तुझे छोड़कर चली गई, बता। और तू है कि उसके लिए शोक मना रहा भाई। मुझे थोड़ा समय लगेगा भाई। अच्छा, अगर तू कहे तो जो है तेरी शादी की बात चलाऊं क्या? क्या है ना कि मेरी नजर में एक लड़की है भैया। अरे नहीं भाई, माफ करना, अभी शादी करने का मेरा कोई विचार नहीं है। चल अच्छा है, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। चल अब काम पर चलते हैं। बिरजू बलवंत का पुराना दोस्त था और अब वो बिरजू के व्यापार में उसकी सहायता करता था। अचानक इस बिरजू की किस्मत इस पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई? पहले तो ये कितना गरीब था और ऊपर से इसकी बीमारी भी ठीक हो गई है। लगता है इसने कुछ झोल किया है, पक्का पता लगाना पड़ेगा। इसके कुछ दिन बाद बलवंत उसी रहस्यमयी तालाब के पास अपनी बैलगाड़ी लेकर जाता है। मंजरी, इस रहस्यमयी तालाब के बाहर आओ और मेरी इच्छा पूरी करो। तभी तालाब चमक से भर जाता है और मंजरी उछलकर तालाब से बाहर निकलती है। तुम, बिरजू कहाँ है? वो इस गांव से कहीं दूर चला गया है, लेकिन उसकी इच्छा है कि उसकी जगह मैं इस रहस्यमयी तालाब का लाभ उठाऊं। अच्छा, जैसी उसकी मर्जी, चलो मेरे साथ। उसके बाद मंजरी बलवंत को अपने साथ उस रहस्यमयी तालाब के अंदर ले जाती है। अरे वाह,
इतना सोना चांदी हीरे मोती, अरे अरे वाह 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 बलवंत, तू तो माला माल हो गया रे। फिर मंजरी रहस्यमयी तालाब के सारे नियम कानून बलवंत को बता देती है। ठीक है, मुझे ये पूरा सोने का बक्सा दे दो। फिर बलवंत को पूरा सोने का बक्सा मिल जाता है और वो बक्सा लेकर अपने घर लौट आता है। बलवंत काफी लालची आदमी था, इसलिए वो हर महीने उस रहस्यमयी तालाब के अंदर जाता और ढेर सारा खजाना लेकर लौटता। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उसे भनक भी नहीं लगी थी। तो आखिर क्या होने वाला था उसके साथ? एक दिन बलवंत अपने सोने, चांदी और हीरे जवाहरातों को लेकर बैठा हुआ था। मैं धनी हो गया हूँ। पैसा, हीरे, मोती। तभी उसके घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। बलवंत दरवाजा खोलता है तो देखता है कि निर्मला आई है। बलवंत, मेरे पति और बच्चा कहाँ है? अरे मुझे नहीं पता तेरा पति और तेरा बच्चा कहाँ है, चुपचाप यहाँ से निकल जा। लेकिन बिरजू तुम्हारा बचपन का मित्र है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने तुम्हें बताया ना हो। देख, मुझे अभी बहुत जरूरी काम करना है, इसलिए तू चुपचाप यहाँ से निकल जा। वैसे भी तुझ जैसी औरत से मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन निर्मला के बोलने से पहले ही बलवंत दरवाजा बड़े जोर से बंद कर देता है। हो ना हो जरूर इस बलवंत ने ही कुछ किया है मेरे बच्चे और पति के साथ। हे भगवान, उन दोनों की रक्षा करना। दरअसल हीरा एक अच्छा आदमी नहीं था, उसने निर्मला को धोखा दिया था। वहीं अब निर्मला को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वो अपने पति के पास दोबारा लौटना चाहती थी। वो बलवंत के घर से लौटने के बाद उन दोनों के गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस थाने में लिखवा देती है। तभी इसी बीच इंस्पेक्टर बिरजू के बारे में पता लगा लेते हैं। हम सही सलामत हैं और तुम हमारे पास दोबारा क्या करने आई हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बिरजू, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम दोनों के अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। ऐसा कहकर निर्मला अपने पति के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। पापा, माँ को माफ कर दो ना। हाँ भाई, अब तुम लोग अपना घरेलू मामला अच्छे से सुलझा लो और दोनों मिलकर रहो, समझे? अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे दिल में क्या बीती है वो तो सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ। इतना कहकर बिरजू अपने बेटे के साथ अपने घर चला जाता है। इसी के कुछ दिन बाद बलवंत बिरजू के घर पर आता है। सुन बिरजू, मैंने तुझे समझाया था ना कि अगर तूने किसी को भी उस रहस्यमय तालाब के बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुझे और तेरे बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूँ। हाँ भाई हाँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, सच्ची। दरअसल बलवंत ने जबरदस्ती उस रहस्यमयी तालाब के बारे में बिरजू से सारी जानकारी ले ली थी और उसे दूसरे गांव में भागने के लिए कहा था। नहीं नहीं, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे अब तुझे रास्ते से हटाना होगा क्योंकि मुझे तुझसे अब खतरा है। अरे नहीं नहीं, अरे अरे। लेकिन बलवंत बिरजू को गला घोंट कर मार देता है और उसे एक नदी पर फेंक देता है। लोगों को लगेगा कि इसने पत्नी से धोखा खाने के बाद आत्महत्या कर ली। वहीं निर्मला को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत रोती है। वो तुरंत अपने बच्चे के पास दौड़कर जाती है। चिंता मत करिएगा बिरजू, आपको इंसाफ मिलकर रहेगा। लेकिन बलवंत के पास अब बहुत पैसा था, इसलिए जो भी उसके खिलाफ गवाही देने जाता उसे वो खरीद लेता या नुकसान पहुंचाता। तभी इस घटना के कुछ दिन बाद बलवंत फिर से उस रहस्यमयी तालाब के अंदर जाता है।
मुझे इस बार 2 बड़े बड़े बक्से भरकर सोना और चांदी दे दो। ठीक है, लेकिन आज बहुत ही खास दिन है, इसलिए आज थोड़ा समय लगेगा। लेकिन क्यों? बस थोड़ा ठहरो, सब पता चल जाएगा। तभी वहाँ पास में रखे हुए ताबूत से जलपरियों की रानी निकलती है। वो दिखने में बहुत सुंदर थी और उसके शरीर से चमक निकल रही थी। लेकिन देखते ही देखते वो रानी एक भयानक रूप ले लेती है और उसके आसपास की जलपरियां भी भयावह रूप ले लेती हैं। क्या है ये सब? मुझे जाने दो, मैं जाना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दो। अब तुम कहीं नहीं जा सकते बलवंत। जो भी व्यक्ति हमारे रहस्यमयी तालाब से कोई भी लाभ या वस्तु लेता है, उसे एक समय के बाद अपनी जान गंवानी पड़ती है, और वो जान मेरे लिए बलि के रूप में मुझे चढ़ाई जाती है। क्या? हाँ, अगर तू बिरजू के बदले यहाँ ना आता तो उसकी बलि चढ़ाई जाती। इसके बाद मंजरी का रूप बड़ा भयानक हो जाता है और वो एक झटके में अपने तीर को बलवंत के सीने के आर पार कर देती है। इस तरह बलवंत बलि चढ़ जाता है। अगले दिन गांव वालों को बलवंत की लाश गांव में ही मिलती है। इसके शरीर में तो बिल्कुल भी खून नहीं है। बड़ी बेरहमी से मारा किसी ने। अब निर्मला को इंसाफ मिल चुका था, इसलिए वो अब खुश थी। किसी ने सच ही कहा है, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।